बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या पाकिस्तान की नई आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड ARFC ये जंग के कवायद बदल देगी? इसकी ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी? ये क्या काम करेगी? इसका सिस्टम पूरा चलेगा क्या? ये किन एलिमेंट्स के ऊपर बेसिकली काम करती है? भारत को इससे किस हद तक ख़तरा हो सकता है? और 2025 14 अगस्त 2025 को जो रेज़ होने वाली ये जो फोर्स है, ये एक्चुअली पाकिस्तान के लिए क्या कोई बहुत बड़ा चैलेंज बनकर तो सामने नहीं आ जाएगी? आज के इस प्रोग्राम में हम ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस फोर्स की रेजिंग में, इस फोर्स की ट्रेनिंग में चाइना ने पाकिस्तान को कितना सपोर्ट किया है। और इस स्टेज के ऊपर जब भारत और चाइना एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो भारत इस बढ़ती हुई मोहब्बत या दोस्ती को, जो पाकिस्तान और चाइना का एक दिफाई ताउन है, इसको वो किस तरह देख रहा है। तो आइए अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, मगर मैं चाहता हूं कि आप उससे पहले मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली ये ARFC है क्या। 14 अगस्त 2025 को पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आज़ादी के मौके के ऊपर भारत को ये एक बहुत बड़े सरप्राइज़ के तौर पर दिया। और इस ARFC को, जो बेसिकली पाकिस्तान की नई आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड है, इसको आप बाकायदा उन्होंने ऐलान किया कि हमने ये एक नई आर्म, एक नई कोर जो है ये हमने रेज़ कर दी है। और साथ ही उन्होंने उसी तकरीब के दौरान फतेह 4 का भी जिक्र किया और ये एक दो बड़े जो सरप्राइजेज़ थे वो उन्होंने भारत को दे दिए। अगर आपको याद हो, 13 अगस्त के प्रोग्राम में मैंने ख़ास तौर पर इस बात का जिक्र किया था, और वो प्रोग्राम था ही इसी चीज़ के मुतल्लिक़ कि पाकिस्तान और भारत दोनों एक दूसरे को किस किस्म के सरप्राइजेज़ देने वाले हैं। और उसमें मैंने जिक्र किया था कि 14 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके के ऊपर ज़रूर भारत को कोई सरप्राइजेज़ दिए जाएंगे। और ये दोनों सरप्राइजेज़ जो है ये 14 अगस्त को दिए गए कि एक तरफ इतनी बड़ी एक नई फोर्स कमांड, एक नई ताकत जो है उसका उभरने के बारे में बताया गया, रेज़ की गई है, और साथ ही फतेह 4 जैसा जो मिज़ाइल है उसके बारे में जो सरप्राइज़ था वो भारत को दिया गया। अब एक्चुअली बताने की बात यह है कि ये जो फोर्स है, इसका जो सबसे बड़ा एक बेसिक काम है वो मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ। बेसिक काम इसका है कि जितने भी कन्वेंशनल जो मिज़ाइल्स हैं ये उनको कंट्रोल करेगी। अब मिज़ाइल्स दो किस्म के होते हैं, एक कन्वेंशनल और एक नॉन कन्वेंशनल। जो नॉन कन्वेंशनल मिज़ाइल्स हैं ये वो हैं जो कि उस वॉरहेड को लेके जाते हैं और जिसमें एटम बॉम्ब के तौर पर या न्यूक्लियर जो चीज़ें होती हैं वो उनको लेकर जाते हैं ताकि दुश्मन का मुकम्मल तौर पर सफाया किया जाए। सिंपली अगर कहूँ तो नॉन कन्वेंशनल जो है वो एटम बॉम्ब होता है मिज़ाइल, और जो कन्वेंशनल है ये वो मिज़ाइल होता है जो कि सिंपल एक डिस्ट्रक्शन करता है, हाई एक्सप्लोजिव लेके जाता है। ये डुअल पर्पस भी यूज़ होते हैं लेकिन ज़्यादातर ये नॉर्मल डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होते हैं। तो ये जो ARFC है इसका जो मेन काम होगा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ये जितने भी हमारे कन्वेंशनल मिज़ाइल्स हैं, यानी कि जिनका काम डिस्ट्रक्शन करना होगा, ये उनको हैंडल करेगी, उनको संभालेगी। अब इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? जो जंग पाकिस्तान और भारत के बीच में मई 2025 में हुई, उन 4 दिनों की जंग में बहुत सारी वीकनेसेस सामने आई। तो वहाँ पर एक वीकनेस जो पाकिस्तान आर्मी को नज़र आई वो ये थी कि ये जो मिज़ाइल्स थे ये मुख्तलिफ कमांड्स के पास बटे हुए थे, कोर्स में बटे हुए थे, पूरे पाकिस्तान में जगह जगह फैले हुए थे। और जब इनको लॉन्च करने का ऑर्डर दिया जाता था तो उसमें बड़ा डिले एक आता था, और उस डिले की वजह से क्या होता था कि जो टारगेट हिट करने का एक टाइम होता है वो टाइम मिस हो जाता था और वो टारगेट हिट नहीं हो पाता था। लिहाजा भारत कई जगहों पर जो है इस डिलेज़ की वजह, इन डिलेज़ की वजह से इसके काफ़ी सारे जो ऐसे इंपॉर्टेंट टारगेट्स थे वो बच गए। तो फ़ैसला ये किया गया कि कोई ना कोई एक नई स्ट्रैटेजी, एक नई कोर, एक नई आर्म जो है वो ऐसी रेज़ की जाए जिसका काम सिर्फ़ और सिर्फ ये हो कि वो इन जो कन्वेंशनल जो मिज़ाइल्स हैं उनको कंट्रोल करे, उनको देखे कि ये किस तरीके से हैंडल किए जाएँ ताकि जल्द से जल्द ये काम हो सके। अच्छा, अब इसमें जो इस वक्त जो कमांड जब से ये बनी है, रेज़ हुई है ARFC, इसके पास जितने भी पाकिस्तान के जो कन्वेंशनल जितने भी मिज़ाइल्स हैं वो ऑलमोस्ट उसको हैंड ओवर कर दिए गए हैं, जिसमें फतेह 1 जो 140 किलोमीटर तक मार करता है, फतेह 2 जो 400 किलोमीटर तक मार करता है, फतेह 4 जो कि 750 किलोमीटर तक मार करता है, और उसके बाद बाबर क्रूज़ जैसे मिज़ाइल और उसके अलावा जितने और भी आप मिज़ाइल समझते हैं वो सारे के सारे इनके हवाले कर दिए गए हैं और अब ARFC ही इनको कंट्रोल करेगी। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली ARFC जो है ये है क्या।
और इसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली हैं कौन से। ये तो जैसे मैंने पहले आपको एक जिक्र किया कि एक्चुअली चाइना का इसमें बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और चाइना के पास ये फोर्स ऑलरेडी थी जो जिसका नाम था PLARF, यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स। और वो फोर्स भी एक्चुअली यही काम करती थी कि ये तमाम कन्वेंशनल मिसाइल इस फोर्स के पास थे, और पाकिस्तान ने एक्चुअली इस नई अपनी फोर्स को बनाने के लिए इसी फोर्स को कॉपी किया है, फॉलो किया, बल्कि सारी ट्रेनिंग ही उनसे ही ली है। अब मैं आपको बताता हूँ इनके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं ARFC के, ये जिनके ऊपर ये काम करता है। तो जो पहला एलिमेंट है वो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था कि अब ये सेंट्रलाइज कमांड के नीचे रहा करेंगे। ये पहले कोरों में बटे हुए थे और इसमें के मुख्तलिफ कमांड सेक्टर्स थे। अब एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो प्योरली इनको कमांड किया करेगा, वो 1 to 1 होगा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ, और द मोमेंट किसी भी किस्म की कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप होगी तो हॉटलाइन पे इमीडिएटली डिसीजन ले लिया जाएगा और इमीडिएटली पास ऑन किया जाएगा, और एट वन टाइम भी इवन ये सारे मिसाइल्स फेंके जा सकते हैं। इनका जो मेन टारगेट है वो भारतीय जो फौजी अड्डे हैं, भारतीय जो एयर बेसिस हैं, भारतीय जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनके रडार्स हैं, ये मेनली होगा, क्योंकि इनका काम ही डिस्ट्रक्शन करना है। लिहाजा ये सिर्फ़ और सिर्फ तमाम इस तरह की बिल्डिंग्स और इस तरह के जो टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये मिसाइल्स इस्तेमाल किए जाएंगे। अच्छा, अब इनकी दूसरी बहुत बड़ी जो कैपेबिलिटी है वो इनकी मोबिलिटी है। उसके अलावा भी इसके साथ एक बड़ा अच्छा डेकॉइट सिस्टम है, वो भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। वो भी एक बड़ी इनके अंदर कमाल की एक चीज़ है। मोबिलिटी इस तरह है कि इनके साथ ना ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कि बहुत ही स्पीडी ट्रांसपोर्टर हैं, उनके साइज़ भी बहुत रीज़नेबल हैं, और उनके अंदर बड़ा अच्छा एक कैमोफ्लेज कंसीलमेंट का एक सिस्टम है। लिहाजा ये ज़रूरी नहीं है कि ये मिसाइल किसी एक ही जगह से दागे जाएँ, ये मुख्तलिफ़ लोकेशंस पर छुप कर फेंके जा सकते हैं। एक जगह से एक मिसाइल फेंका जाएगा और उसके बाद फिर दूसरी जगह छुप कर दूसरा मिसाइल फेंका जाएगा। फायर एंड मूव का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करेंगे ये। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो दुश्मन का सैटेलाइट है वो बाय द टाइम ट्रेस आउट करेगा कि किस जगह पे ये लॉन्चर है, वो लॉन्चर ऑलरेडी वहाँ से निकल के किसी नई लोकेशन में चला जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि चूँकि इनके अंदर कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट की कैपेबिलिटी बहुत होती है, लिहाजा बहुत मुश्किल हो जाता है सैटेलाइट के लिए ट्रेस आउट करना कि ये कहाँ है। ये डेजर्ट में जाके डेजर्ट के साथ मिक्स हो जाते हैं, जंगल में जंगल के साथ मिक्स हो जाते हैं, और आम फील्ड्स में आम फील्ड की तरह हो जाते हैं। तो इनकी एक ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। अब दूसरी इनके अंदर क्या है कि चाइना ने जब हमें ये ट्रेनिंग पास ऑन की थी इस फोर्स को, तो चाइना ने अपने एक डमी किस्म के जो लॉन्चर्स थे वो सारे भी शो किए कि हम करते ये हैं कि द मोमेंट फायर किया तो उस जगह पर ही एक डमी लॉन्चर छोड़ के खुद कहीं और चले गए। तो उससे क्या होता है कि जो दुश्मन है उसके ड्रोन, दुश्मन का सैटेलाइट, वो बहुत कंफ्यूज होता है। तो इस वक्त ARFC के पास भी इसी तरह की डेकॉइट या डमी लॉन्चर्स हैं जिनको वो यूटिलाइज़ करेगा। लिहाजा ये भी इनकी एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, और जिसके ज़रिए दुश्मन को काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब आप डमी लॉन्चर को हिट करेंगे तो उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई है वो बड़ी लीथल होती है, और ARFC जो है वो उस जवाबी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तीसरी जो इनकी एक बहुत बड़ा एलिमेंट, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के साथ लैस हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना ने हमें बहुत सपोर्ट की है इस कोर की रेजिंग में, तो लिहाजा ये जो ARFC के मिसाइल हैं ये उस तमाम जदीद टेक्नोलॉजी से लेस हैं जो चाइना के पास इस वक्त मौजूद है। और इस टेक्नोलॉजी में क्या है कि एक नेटवर्क सिस्टम बनता है कि ये जो मिसाइल्स हैं ये ड्रोन्स के साथ, ये मिसाइल सैटेलाइट्स के साथ, और उसके बाद ये मिसाइल जो जासूस तैयारा चाइना ने हमें दिया है KJ-500, उन तीनों का एक नेटवर्क बनाता है। और उसके बाद जब ये टारगेट पे जाता है तो फिर कोई चांस नहीं बचता कि वो टारगेट हिट हो जाए, और ये भी दुश्मन को चकमा दे देते हैं, उनके रडार सिस्टम को टोटली जो है वेव ऑफ कर देते हैं, वो इसको ट्रेस आउट नहीं कर पाते और मिसाइल जाके स्ट्रेट अवे हिट होता है। ख़ास तौर पर जो फतेह 2 और बाबर क्रूज़ मिसाइल हैं उनका बहुत लो फ्लाइट होती है, और उस लो फ्लाइट के साथ साथ जो चाइना की तरफ से हमें एक खूबसूरत तोहफ़ा मिला है वो ये है कि इसके अंदर एक वो AI कैपेबिलिटी है टारगेट एक्विजिशन की, कि अगर GPS को फेल भी हो जाता है, भारत कोई अपनी ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है अपने एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए कि वो GPS को फेल कर देता है, तब भी ये जो मिसाइल है ये हर हाल में जाके अपने ही टारगेट पर हिट करेगा। और यही वजह है कि आज मैं इस बात को बिल्कुल ओपनली कह सकता हूँ कि ये जो इस वक्त के पाकिस्तान के मिसाइल्स ARFC के पास हैं, ये भारत के जो ब्रह्मोस हैं या जो प्राले हैं उनसे ये काफ़ी हद तक आगे जा चुके हैं। चाइना ने बहुत ज़्यादा हमारा साथ दिया है इस कोर की रेजिंग में, इस कोर की ट्रेनिंग में, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। एक उस कोर की रेजिंग में इतनी हेल्प कर रहा है
जो रेज़ ही भारत के अगेंस्ट हुई है, जिसका काम ही यही होगा कि वो भारत को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान दे सके। तो लिहाजा भारत को इस चीज़ का बड़ा शौक लगा हुआ है और यही वजह है कि भारत जो है इस पूरी फ़ोर्स को अपने लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा समझ रहा है, क्योंकि भारत को भी मालूम है कि पाकिस्तान के कई ऐसे मिसाइल्स उन जगहों पर इसी वजह से हिट नहीं कर सके कि वहाँ पर जो डिलेड ऑर्डर्स थे उनकी वजह से टाइमली वो हिट नहीं कर सके और नुकसान जो है वो उस तरह नहीं हो सका भारत का। और यही वजह है कि भारत ने अब अपने ब्रह्मोस और जो पराले मिसाइल जिस तरह मैंने पहले बताया उनकी ना सिर्फ ये कि प्रोडक्शन बढ़ा दी है, बल्कि उसकी कैपेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए भी ना दे आर डूइंग अलॉट। अब हमने फोर्स तो रेस कर ली है, एक नई कोर रेस कर ली है और इसमें कोई शक नहीं कि मैं बड़ी खुशी से और फ़ख्र से ये बात सब कुछ बता रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो 130 अरब डॉलर से ज़्यादा का मकरूज़ है, किटी में कुछ नहीं है और इस कोर को और इस आर्म को रेस कर दिया गया है। इनफैक्ट इस पर बहुत ख़र्चा होता है और ऐसे हालात में जब हम लोग ऑलरेडी मकरूज़ हैं, ये काम करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान जैसे जो सूबे हैं वो इस वक्त आवाज़ उठा रहे हैं जब से ये फ़ोर्स रेज़ की गई है कि ये एक गैर ज़रूरी काम है जो कि इस वक्त पाकिस्तान फ़ोर्स ने कर लिया है और इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। डेफ़िनेटली उनके विजन में वो कमी है, वो चीज़ वो नहीं देख पा रहे जो हमें नज़र आ रही है, लेकिन उनका पॉइंट अपनी जगह पे है। वो उस साइड से देखा जाए तो वैलिड है कि अगर फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता कि ये जो पूरा हमने कोर रेस किया है, सिस्टम रेस किया है और इन मिज़ाइलों की एक रिवर्स टेक्नोलॉजी करके भारत जो है वो कोई ऐसी साइबर गेम तैयार कर लेता है कि आपके मिज़ाइल्स ही उतने इफेक्टिव ना रहें, तो फिर इस कोर को रेस करने का कोई फ़ायदा ना हुआ और आपने सारा पैसा ज़ाया कर दिया। लेकिन फिर भी बात ये ज़रूर करूँगा कि जो भारत की जो एक कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटजी है उसका ये एक बहुत बड़ा अच्छा जवाब है और वो कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटजी डेफिनेटली आप लोगों को मालूम होगा। अदरवाइज़ एक वन लाइनर छोटा सा बता देता हूँ कि इमीडिएटली जाके पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ को टारगेट करना, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ टेररिस्ट, जैसे उसने 2025 मई में किया। 5-6 जगहों को पकड़ के हिट किया जाए, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए और इससे पहले कि पाकिस्तान फुल फ्लेज ऑपरेशन लॉन्च करे और उसको छोटे से एरिया को कब्ज़े में ले लिया जाए, समथिंग लाइक दैट। ये है आपकी कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटजी। उसका जवाब जो है, उसका तोड़ जो है, ये मिज़ाइल, ये फ़ोर्स, ये उसका जवाब है और बहुत सुथरा जवाब है। और ख़ास तौर पे ब्रिक्स के जो ममालिक हैं वो इस चीज़ को बड़ा क्लोजली देख रहे होंगे कि पाकिस्तान दिफाई तौर पर इस वक्त कितना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। नाज़रीन, मेरा जो सवाल है इस प्रोग्राम के आखिर में अपने व्यूअर्स से वो यही है कि क्या आपको लगता है कि ये जो ARFC जो फ़ोर्स बनाई गई है पाकिस्तान की, ये वाकई गेम चेंजर साबित होगी? क्या वाकई ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है? कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कल हाज़िर हो जाऊँगा एक नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।